So hello everyone. So welcome back to my channel. So today we'll discuss about some important parameter of your air conditioning, that is your leak testing, evacuation, charging and pump down. So basically ये वीडियो आपका हिंदी और इंग्लिश में होने वाला है. So if you want to learn something new today, then please watch the video till the end. Let me tell you. So what are the components to be used today? So this is your basically this is your gauge manifold, and this is your vacuum pump. Then this is your weighing scale. Again, this is your R32 tank. Basically आप जब काम करने जाएंगे कहीं पे, so please come closer. आप जब काम करने जाएंगे तो फिर बेसिकली उस एसी में कुछ इस तरह का यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है, ठीक. देन आपको यहाँ पे देखना होगा कि कौन सा रेफ्रिजरेंट आपका यूज हो रहा है. सो यू कैन सी हियर रेफ्रिजरेंट चार्ज क्वांटिटी 0.38 kg एंड रेफ्रिजरेंट इज R32 मेंशन्ड ओवर हियर. सो हमें R32 रेफ्रिजरेंट का यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा. और बाकी जो कैलकुलेशन वगैरह अगर आपको सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो आप लोग, तो फिर आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो. देन आई विल ब्रिंग सेपरेट वीडियो अबाउट दैट. सो आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू लीक टेस्ट द एंटायर सिस्टम. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे दो पाइप ऐसे लगा हुआ है. वन इज योर लिक्विड पाइप, वन इज योर वेपर पाइप. सो अगेन क्वेश्चन अराइजेस, ये लिक्विड पाइप का काम क्या होता है और ये वेपर पाइप का काम क्या होता है. बेसिकली लिक्विड पाइप इज यूज, लिसन, लिक्विड पाइप आपका आउटडोर से इंडोर तक रेफ्रिजरेंट फ्लो कराने के लिए यूज होता है. अगेन इंडोर से आउटडोर को रेफ्रिजरेंट भेजने के लिए आपका लार्जर डायमीटर पाइप और ये जो वेपर पाइप का यूज किया जाता है. जैसे आपको पता है कि वो जो साइकिल में आपका एवापोरेटर के बाद कंप्रेसर तक हमें रेफ्रिजरेंट भेजना होता है, और कंप्रेसर को चाहिए क्या, लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट आपको चाहिए, ठीक. तो फिर एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको. सपोज एक ग्लास में मैं कुछ पानी रखा हूँ, ठीक. व्हेनेवर इट इज इन लिक्विड स्टेट, मान लीजिए कि बस मुझे उसको वेपर में कन्वर्ट करना होगा. तो फिर जरा मतलब सोचिए कि इतना ज्यादा बस मुझे वेपर मतलब स्पेस ले जाएगा, ठीक. तो फिर मैकेनिकल लैंग्वेज में आप उसको बोल सकते हो कि स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर इज लार्जर देन स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड. इसलिए लिक्विड हमेशा कम मतलब स्पेस लेता है इन कंपैरिजन टू योर वेपर. सो वेपर के लिए हम एक लार्जर डायमीटर पाइप यूज किए हैं, और लिक्विड के लिए हम 1/4 इंच का कॉपर ट्यूब यूज किए हैं, ठीक. यू कैन सी. सो फर्स्ट हम अभी लीक टेस्टिंग प्रोसीजर करेंगे. और लीक टेस्टिंग के लिए सबसे पहली बात ये होता है कि हमें एक ऐसा गैस चुनना होगा जो कि थोड़ा सा फ्लेमेबल नहीं होगा, ठीक है ना, मतलब जो इतनी आसानी से आग नहीं पकड़ेगा, ठीक. तो फिर इसलिए हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करेंगे. अगर आपके पास नाइट्रोजन नहीं है तो फिर आप कार्बन डाइऑक्साइड का भी इस्तेमाल कर सकते हो. लेकिन ऑक्सीजन कभी भी आप ऑक्सीजन या फिर और जो भी कंपोनेंट जो इन्फ्लेमेबल इन नेचर होता है, आप उसको इस्तेमाल मत करिएगा. बहुत सारे एक्सीडेंट होता है. कुछ बच्चे टेक्नीशियन जो होते हैं न्यूली मतलब इस फील्ड में आते हैं, उनको पता नहीं होता है, वो लोग ऑक्सीजन देके लीक टेस्ट कर लेते हैं. कभी कभी बहुत ज्यादा एक्सीडेंट भी कभी कभी हो जाता है. तो फिर आप इंश्योर करिएगा whenever you are doing or whenever you are performing the leak testing operation, you have to select only nitrogen or carbon dioxide. Okay, so please come closer, let me show you. This is your nitrogen tank. Again, इस नाइट्रोजन टैंक में आपका दो प्रेशर गॉज होता है, ठीक है ना. अगेन क्वेश्चन कभी कभी ये भी आता है कि प्रेशर गॉज और कंपाउंड गॉज में डिफरेंस क्या है. आप देखिएगा, ये होता है आपका प्रेशर गॉज जिसमें सिर्फ पॉजिटिव मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज है यहाँ पे. और यहाँ पे आप थोड़ा सा दिखाइए, यहाँ पे प्लीज. यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0 से कुछ नेगेटिव प्रेशर भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक. सो जिस गॉज में भी आपका नेगेटिव प्रेशर शो किया जाता है, दैट इज योर कंपाउंड गॉज. और जिस गॉज में ओनली पॉजिटिव प्रेशर आर देयर, दैट इज योर प्रेशर गॉज. क्लियर. और ये जो नाइट्रोजन टैंक है आपका और ये नाइट्रोजन सिलेंडर, इसमें दो प्रेशर गॉज लगा हुआ है. जैसे एक प्रेशर गॉज का काम होता है कि इस सिलेंडर के अंदर कितना प्रेशर है वो उसको शो करता है, और सेकेंड जो होता है आपका प्रेशर गॉज,
वो शो करता है कि कितना प्रेशर से हम यहाँ से नाइट्रोजन को हम निकाल रहे हैं, ठीक। देन अभी ये गॉस मैनिफोल्ड को थोड़ा दिखाइए। ये होता है आपका गॉस मैनिफोल्ड। इट ऑल्सो प्लेस ए वाइटल रोल इन द फील्ड ऑफ एयर कंडीशनिंग। और ये जो गॉस मैनिफोल्ड में एक होता है आपका, ये होता है लो प्रेशर कंपाउंड गॉस, फिर ये आपका आ गया हाई प्रेशर कंपाउंड गॉस। देन दिस इज योर साइड ग्लास। ये साइड ग्लास का काम होता है कि सिंपली यहाँ पे जो भी फ्लो हो रहा है आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो, ठीक। अगेन इसके अंदर ये दोनों तरफ दो ऑरिफिस होता है, और उस ऑरिफिस को हम ये जो नॉब का मदद लेके हम उसको क्लोज करेंगे। और मैकेनिकल डिवाइस में हमेशा, मैं जैसे मेरा पिछला वीडियो में बोला था कि सामने से हम देखेंगे कोई भी मैकेनिकल डिवाइस अगर हम क्लॉकवाइज अगर हम रोटेट करेंगे तो ये आपका क्लॉकवाइज मतलब क्लोज ऑपरेशन हो गया। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज अगर इसको घुमाएंगे तो फिर ये ओपन हो जाए, ठीक। तो फिर इसके अंदर जो ऑरिफिस होता है, मान लीजिए कि मुझे इसको ओपन करना होगा, तो फिर मुझे ये वाला नॉब को एंटी क्लॉकवाइज में ओपन करूंगा। समझ रहे हो आप? सो ये जो कंपाउंड गॉस ये जो गॉस मैनिफोल्ड हो गया, बेसिकली दिस ब्लू पाइप इंडिकेट्स दैट इज योर लो प्रेशर साइड। अगेन दिस रेड साइड इंडिकेट्स द हाई प्रेशर साइड। लेकिन ये जो बीच वाला येलो पाइप जो आ गया आपका, ये आपका सिर्फ जो एक्सटर्नल सोर्सेस होता है, जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया, वैक्यूम पंप के लिए वैक्यूम, इवाक्यूएशन के लिए आपका वैक्यूम पंप हो गया, या फिर चार्जिंग के लिए R32 टैंक हो गया, ये सबको हम अटैच करेंगे, सिर्फ ये एक्सटर्नल सोर्स है, ठीक। सो अभी मैं आपको शो कर रहा हूं। माय फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू लीड टेस्ट दिस डिवाइस। सो दिस इज आवर नाइट्रोजन। अगेन हम नाइट्रोजन टैंक में ऐसा एक पाइप लगाए हैं, और यहाँ पे और एक सेफ्टी के लिए हम एक वाल्व लगाए हैं। प्लीज इसको ध्यान रखिए आप। पहले हम इस सिलेंडर को अभी ओपन करेंगे। चलिए वाल्व को हम ऊपर से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, फिर क्लॉकवाइज होता है आपका क्लोज, एंटी क्लॉकवाइज होता है आपका ओपन। सो ये वाल्व को अभी मैंने ओपन कर दिया। देन इसको भी हम अभी रोटेट करते हैं। यहां से आप चेक कर सकते हो कि नाइट्रोजन धीरे 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 आ गया अभी इस पाइप में। अभी मैं इसको क्लोज कर दिया। यहां से मैं और एक वाल्व लगाया हूं, जहां से मैं रेगुलेट कर सकता हूं कि कब मुझे नाइट्रोजन इस रास्ते में मुझे छोड़ना होगा। देखिए आप, अगेन सामने से देख रहा हूं, क्लॉकवाइज मीन्स क्लोज, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ओपन। अगर मुझे यहां से नाइट्रोजन अगर निकालना होगा तो फिर बस मुझे इसको एंटी क्लॉकवाइज मैनर में मुझे रोटेट करना होगा, ठीक। देन जैसे मैंने बोला आपको कि ये जो गॉस मैनिफोल्ड में क्या होता है ना, ये येलो पाइप जो होता है आपका, ये एक्सटर्नल सोर्स के लिए यूज किया जाता है। तो फिर इसको हमने इसे टाइट कर दिए। हाँ, और हमारे जो इंडियन एसीज जो होते हैं उसमें सिर्फ प्रोविजन होता है आपके सक्शन साइड में। थोड़ा सा आप ये वाल्व दिखाइए, यू कैन सी यहाँ पे दो वाल्व होते हैं, ठीक। ये होता है आपका लिक्विड पाइप, छोटा वाला जो डायमीटर पाइप, और ये जो लिक्विड पाइप में ना इस वाल्व का प्रोविजन नहीं है कि यहाँ पे प्रेशर मेजरमेंट के लिए। लेकिन ये जो होता है आपका सक्शन पाइप के साइड, हमारे यहाँ पे प्रोविजन है, सिर्फ एक ही साइड में हम प्रेशर मेजर कर सकते हैं। तो फिर ये लो प्रेशर वाला जो होस पाइप है, हम इसको सक्शन साइड में लेके हम अटैच कर दिए। अभी आप देखिए यहाँ पे प्रेशर मुझे शो कर रहा है 0 प्रेशर, इट मीन्स दिस इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी मैं नाइट्रोजन इसके अंदर डाल के मैं अभी चेक करूंगा कि इसके अंदर कुछ लीक है या नहीं। उसके लिए मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज मैनर में ओपन कर रहा हूं। नाउ यू कैन सी, जब मैंने यहां से छोड़ा मैंने नाइट्रोजन, और यहां तक आ गया, ठीक। और ये देखिए रेड वाला पाइप अभी मेरा एटमॉस्फेयर को ओपन है। तो फिर बस इस नॉब के साथ मेरा कोई लेना देना है नहीं, तो फिर मैं इसको क्लोज ही रहने देता हूं। तो फिर ये ब्लू वाला
पाइप को मैं अभी एंटी क्लॉकवाइज मैनर में अभी ओपन करूंगा, तब आप देखिएगा कि ये प्रेशर अभी धीरे धीरे राइज करेगा। यू कैन सी मैं अभी इसको एंटी क्लॉकवाइज मैनर में ओपन किया, फिर ये प्रेशर धीरे धीरे राइज कर रहा है। सो मैंने नाइट्रोजन को और थोड़ा सा ज्यादा दे दिया। नाउ यू कैन सी प्रेशर अभी कुछ 100 psi के आसपास मैंने यहाँ पे मेंटेन किया। लेकिन आप लोग जब ये लीक टेस्टिंग वाला प्रोसेस करेंगे, पहले आपको इंश्योर करना होगा कि कौन सा रेफ्रिजरेंट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे R32, सो R32 का मैक्सिमम स्टैंडिंग प्रेशर कितना होता है, ठीक है। बस मैं यहाँ पे एक चार्ट डाल दूंगा, उस चार्ट में इस चार्ट से आप देखेंगे कि आपका स्टैंडिंग प्रेशर कितना है और रनिंग प्रेशर कितना है। अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू मेमोराइज कि हाउ मच प्रेशर वी शुड मेंटेन ओवर हियर इन ऑर्डर टू परफॉर्म द लीक टेस्टिंग। ओके, सो R32 केस में आपका आता है कुछ स्टैंडिंग प्रेशर 245 के आसपास। सो हम जब भी लीक टेस्टिंग करेंगे तो लगभग 300 से ज्यादा का प्रेशर हम लोग मेंटेन करेंगे। अगर वो 30 मिनट या 1 घंटे तक वो स्टैंड कर गया तो फिर हम नेक्स्ट वाला प्रोसेस करेंगे, जो कि उसको निकाल के हम इवापोरेशन या फिर वैक्यूमिंग वाला प्रोसेस करेंगे। ठीक, तो फिर अभी हम इसे थोड़ा रहने देते हैं। अभी यहाँ पे देखिए 100 psi अभी मेंटेन हुआ है। हम अभी 15 मिनट तक अभी इंतजार करेंगे। अगर यहाँ से प्रेशर डिक्रीज होता है या फिर घटता है तो फिर हम लोग मतलब इंश्योर हो जाएंगे कि इसके अंदर कहीं ना कहीं आपका लीकेज है। उसके बाद हम कोशिश करेंगे वो लीकेज फाइंड आउट करने के लिए, फिर उसको रेक्टिफाई करेंगे। देन अगेन हम लोग लीक टेस्टिंग करेंगे। अगर ये प्रेशर स्टैंड कर गया देन हम नेक्स्ट वाला प्रोसेस करेंगे, जो कि आपका इवापोरेशन। ठीक, तो फिर अभी हम 15 मिनट का एक पॉज लेते हैं, फिर हम 15 मिनट बाद दोबारा आते हैं। ऑलरेडी आपका 15 मिनट हो चुका है। नाउ यू कैन सी ऑलरेडी द 100 psi प्रेशर इज मेंटेन्ड ओवर हियर। सो विल मूव फर्दर। आपका लीक टेस्टिंग ऑलरेडी हो चुका है और यहाँ पे कोई लीक नहीं है। अगर भी लीक यहाँ पे प्रेशर थोड़ा सा अगर डिक्रीज किया होता तो फिर हम ये सोप सॉल्यूशन लेके जहाँ पे पॉसिबल होता है आपका लीक होने का, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो सब जॉइंट्स होता है हम यहाँ पे ऐसे ऐसे करके हम देखेंगे। अगर कहीं पे बबल ऐसे फॉर्मेशन होगा तो फिर हम इंश्योर हो जाएंगे कि यहीं पर कुछ लीकेज है और उसको हम लीक को पहले रिपेयर करेंगे, फिर दोबारा हम लीक टेस्टिंग वाला प्रोसेस करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी लीक टेस्टिंग हो चुका है और यहाँ पे कोई लीकेज है नहीं, तो मैं आगे जा रहा हूँ। सो नेक्स्ट प्रोसेस इज इवापोरेशन और वैक्यूमिंग। सो इवापोरेशन क्या होता है मैं पहले आपको बता रहा हूँ। सो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में मान लीजिए अगर मेरा एयर है तो फिर हाउ मच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर यूजुअली, दैट इज टर्म्ड एज योर मॉलिक्यूलर डेंसिटी। सो मान लीजिए कि उससे अगर मॉलिक्यूल कम हो जाता है देन द टर्मिनोलॉजी विल बी योर इवापोरेशन। और एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। यू कैन प्लीज कम क्लोजर। यू कैन सी दिस इज योर जीरो मीन्स दिस इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर जीरो से अगर आगे आ रहा है दिस इज योर गॉस प्रेशर। अगर जीरो से अगर कम जा रहा है देन दैट इज योर वैक्यूम प्रेशर। ठीक, और वैक्यूम प्रेशर में कुछ लगभग हमें -29.9 तक हम अचीव कर सकते हैं। और एक चीज आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है दैट इज 101.325 पास्कल और यू कैन टेल 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी और 760 टॉन, दैट इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, सो नाउ आई विल शो यू हाउ द इवापोरेशन प्रोसेस इज डन। जैसे हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको कि दिस इज फॉर योर एक्सटर्नल सोर्सेस। प्लीज कनेक्ट दिस वन टू योर वैक्यूम पंप। कनेक्ट करने से पहले और मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको इसके बारे में थोड़ा सा। यू कैन सी दिस इज योर वैक्यूम पंप और इसमें कुछ ऑयल ऐसे यहाँ पे एक लेबल दिखाई दे रहा होगा आपको। ये होता है आपका मैक्सिमम और ये होता है आपका मिनिमम। कभी कभी सवाल आता है कि यहाँ पे कौन सा वाला ऑयल डाला जाता है, तो फिर आप बोलेंगे कि सिंथेटिक ऑयल इसके अंदर डाला जाता है। और ये जो वैक्यूम पंप होता है
आप उसको बोल सकते हो कि डिजिटल टू स्टेज रोटरी वैक्यूम पंप। और अभी हम जो इवैक्यूएशन करने वाले हैं, यहाँ पे हम ट्रिपल इवैक्यूएशन मेथड अभी फॉलो करेंगे। ठीक, बाहर जब आप काम करते हो मिनिमम आपको 2 घंटे के आसपास आपको इवैक्यूएशन करना होगा, लेकिन यहाँ पर हम वीडियो बना रहे हैं, बस 5-10 मिनट के अंदर आपको दिखाएंगे। पहले हम इवैक्यूएशन करेंगे कुछ 15 मिनट, ठीक है। देन हम 10 मिनट का एक पॉज लेंगे, फिर एक 15 मिनट का एक इवैक्यूएशन करेंगे, फिर हम 5 मिनट अभी चेक करेंगे कि यहाँ पे प्रेशर मेंटेन हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे वैक्यूम मेंटेन अगर नहीं होगा देन हम दोबारा फिर से तीसरी बार हम फिर से इवैक्यूएशन करेंगे, देन हम लोग चार्जिंग के लिए उतरेंगे। ठीक, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इवैक्यूएशन कैसे किया जाए। डिस्कनेक्ट दिस वन। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ फील्स है, इसके अंदर जो भी हॉट जो भी बस आप वहां पर होगा वो फिर बस रिमूव हो जाएगा इस फिन के दौरान। अभी आप देखेंगे ये येलो वाला जो होता है आपका एक्सटर्नल सोर्स के लिए, ये उसको अटैच कर दिया आपका वैक्यूम पंप में। ठीक, देन आप इसको ऑन कर सकते हो, इसको वैक्यूम पंप को। अभी आप थोड़ा सा साउंड को थोड़ा सा आप एनालाइज करिए, एक टाइप का साउंड आ रहा है, देन प्लीज यहाँ पर थोड़ा दिखाइए आप गॉस मैनिफोल्ड को। देखिए ये गॉस मैनिफोल्ड में अभी भी मुझे 100 psi का प्रेशर सोक कर रहा है। ठीक, वैक्यूम मतलब आपका -30 तक जाने वाला है, लेकिन -30 तो एग्जैक्टली कभी अचीव नहीं होता है, तो फिर हम -29 तक हम अचीव करके देखेंगे। अगर वो मेंटेन कर गया देन हम लोग मूव करेंगे आपका चार्जिंग तक। मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, अभी ये जो येलो पाइप अभी आपका कनेक्ट हुआ है आपके वैक्यूम पंप से, मतलब यहां तक आपका अभी वैक्यूम हो गया, येलो पाइप यहां तक। और ये जो ऑरिफिस है यहाँ पे, मैं जैसे शुरू में बोला था, उसको मैं ओपन करूंगा इस नॉब को ओपन करके, तभी जाके इसके अंदर जो फ्लू गैसेस आ रहा है ये इसके अंदर घुस के पूरा जो आपका जो यूनिट होता है वहां से वो खींच लेगा, जो भी मॉइस्चर वगैरह जो होता है वो सब कुछ खींच लेगा। ठीक, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, देखिए जैसे मैंने बोला, ये नॉब को ओपन करने के लिए सामने से देखोगे एंटी क्लॉकवाइज में मैं इसको ओपन कर रहा हूं। और जब मैं इसको ओपन करूंगा, आप थोड़ा सा यहां पे दिखाओगे, प्रेशर एकदम घटता जाएगा, देखिए आप। और ये साउंड को भी आप थोड़ा सा एनालाइज करिए, वो कैसे चेंज हो रहा है। देखिए प्रेशर यहाँ पे था 100 psi, धीरे 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 वो एकदम तुरंत चला गया वो आपका 0 तक, ये एकदम -29 तक जाएगा। हम ये प्रोसेस मिनिमम, अगर हम बाहर आप काम कर रहे हो तो फिर 30 मिनट तक ये प्रोसेस करेंगे इवैक्यूएशन, मतलब इनिशियली 30 मिनट, देन आप 15 मिनट का आप ब्रेक लेंगे। ठीक है, देन दोबारा फिर से 30 मिनट, देन तीसरी बार फिर से हमें 30 मिनट तक इवैक्यूएशन करना होता है। आप देखिए ये धीरे धीरे 0 से माइनस तक तो चला गया, लेकिन ये अभी ज्यादातर स्टार्ट नहीं करेगा, तो फिर ये वाला प्रोसेस हम अभी चालू होने देते हैं 15 मिनट तक। ठीक, सो प्लीज कम क्लोजर, यू कैन सी आपका ऑलरेडी 15 मिनट हो चुका है। ठीक, यहाँ पे आप देखिए ऑलरेडी प्रेशर कुछ -29 के आसपास अभी अचीव हो गया। देन अभी हम वैक्यूम पंप को बंद करने से पहले आपको पहले ये नॉब को क्लोज करना होगा। देखिए साउंड भी थोड़ा सा आपका बदल गया, ठीक है ना। यहां से मैंने अभी क्लोज किया, देन हम इसको बंद किए। अभी हम ये प्रेशर को मेंटेन होने देते हैं। अगर ये मेंटेन नहीं होगा तो हम दोबारा फिर से हम इवैक्यूएट करेंगे। देखिए ऑलरेडी 10 मिनट यहाँ पे रखने के बाद ये प्रेशर थोड़ा सा आपका इंक्रीज हुआ है। ठीक, मैं आपको एक बता रहा हूँ, जब कंप्रेसर से आपका रेफ्रिजरेंट मतलब कंप्रेसर से जब रेफ्रिजरेंट और ऑयल जब मिक्स होके जाता है, ठीक, वो कॉपर ट्यूब के अंदर एक लेयर हो जाता है आपका ऑयल का। तो जब भी यहाँ पे कुछ फ्लू गैसेस इसके अंदर जा रहा है तो फिर वो जो ऑयल होता है वो थोड़ा थोड़ा मेल्ट करने लगता है, समझ लो आप। इसी के चलते ये प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है।
इसलिए आपको इवाकुएशन प्रोसेस के लिए कुछ लगभग 2 घंटे तक आपको स्पेयर करना पड़ सकता है। तो फिर हम अभी कुछ 15-20 मिनट किए थे इवाकुएशन, हम अभी दोबारा फिर से 15 मिनट हम इवाकुएशन करने वाले हैं। तो फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी आपका प्रेशर कुछ फिर से 0 तक आ गया। हम अभी दोबारा फिर से इवाकुएशन करेंगे 20 मिनट बाद, फिर से हम दोबारा देखेंगे कि प्रेशर अभी कितना अचीव हुआ है। सो प्लीज अगेन आप शुरू करिए। अगेन देखिए कुछ साउंड कुछ इस तरह आ रहा है। जब मैं ये ऑरिफिस को अभी ओपन कर दिया, कनेक्ट हो जाने के बाद इसका साउंड भी आपका चेंज हो गया। प्रेशर फिर से अभी डिक्रीज होगा। और ये चीज आपको दिमाग में रखना है कि इसके अंदर जितने भी मॉइस्चर्स या फिर एयर वाटर पार्टिकल जितने भी होते हैं 100% आप चाह कर भी आप रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा जितना मैक्सिमम हो सके आप रिमूव करेंगे, समझ रहे आप। तो बेसिकली इवाकुएशन में आप इसके अंदर जो भी मॉइस्चर होता है उसको हम रिमूव करते हैं। तो ये प्रोसेस हम फिर से अभी 15 मिनट और चालू रखने वाले हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ -29 के आसपास यहाँ पे अचीव हो गया है दोबारा। तो फिर हम इसको फिर से बंद करते हैं, लेकिन इसके बाद हम फिर से 5-10 मिनट हम रुकने वाले हैं। अगर ये प्रेशर इंक्रीज किया तो हम फिर से ये इवाकुएशन प्रोसेस कंटिन्यू रख देंगे। अगर ये प्रोसेस कुछ इस तरह आपका मेंटेन हो गया तो फिर हम चार्जिंग के लिए हम प्रोसेस करेंगे, ठीक। तो आप इसको थोड़ा देखिए, इसको बंद करने से पहले ये नॉब को पहले आपको क्लोज करना होगा। क्लोज हो गया, इसका साउंड भी आपका कुछ चेंज हो गया। अभी मैं इसको क्लोज करता हूं। मैं अभी फिर से 5 मिनट तक मैं इंतजार करता हूं। अभी मैं चेक करूंगा कि यहाँ पे प्रेशर अगर एक बार मेंटेन हो जाए फिर मैं चार्जिंग के लिए शुरू करूंगा अपना काम। सो अभी आप देख सकते हो कि प्रेशर लगभग मेंटेन हो चुका है आपका -29 तक, ठीक। मैं अभी चार्जिंग के लिए मैं अभी प्रोसीड कर रहा हूं। आप ये पाइप अभी निकाल लो। अगेन चार्जिंग से पहले आपको कुछ बातें आपको याद रखना होगा। जैसे ये हो गया आपका R32। सो R32 रेफ्रिजरेंट के लिए आपका जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है वो कुछ 240 से 250 के बीच आता है, ठीक। 240 to 250 PSI आता है, ये आपका स्टैंडिंग प्रेशर। और जो रनिंग प्रेशर आता है वो कुछ 110 से 120 के बीच आता है, ठीक। एकदम हमेशा और एक कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा हूँ, स्टैंडिंग प्रेशर का जो आधा होता है वो आपका रनिंग प्रेशर होता है मैक्सिमम केसेस में, ठीक। और यहाँ पे आपका R32 प्लीज इसको थोड़ा आप दिखाइए। ये रेफ्रिजरेंट चार्ज क्वांटिटी यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 0.38 kg, इट मीन्स 380 ग्राम। समझ रहे हो आप। मान लीजिए कि आपके पास वेइंग स्केल नहीं है तो फिर आप प्रेशर मेथड में भी आप चार्ज कर सकते हो, लेकिन हमारे पास वेइंग स्केल है तो फिर बस हम ये वेइंग स्केल का भी इस्तेमाल करेंगे और हम आपको दिखाएंगे प्रेशर भी बस कितना हमारा इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ। Whenever the system is in switch off condition, then whatever the pressure is maintained over here, that is known as your standing pressure. Again, when the system is in running condition, it means जब आपका compressor चालू हो रहा है, ठीक है ना, तो फिर उस वक्त जो भी प्रेशर यहाँ पे डेवलप कर रहा है that is your running pressure। और running pressure जनरली 2 तरह का होता है, one is your suction side running, second is your discharge side running। लेकिन इंडियन एसी में आपके सिर्फ सक्शन साइड में आपका रनिंग प्रेशर मेजरमेंट करने का प्रोविजन है। और अगर आपको डिस्चार्ज साइड में अगर रनिंग प्रेशर मेजरमेंट करना हो तो फिर आपको एक अलग सा वाल्व आपको वहां पे लगाना होगा, ठीक है। और जैसे आपको यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ सक्शन साइड में हम यहाँ पे रनिंग प्रेशर मेजर करेंगे, समझ रहे हो आप। अभी आपका लगभग प्रेशर मेंटेन हो गया। और ये जो एक्सटर्नल सोर्स वाला जो पाइप है इसको हम अभी अटैच करेंगे ये R32 सिलेंडर के साथ।
देन ये येलो पाइप को आप यहाँ पे ऐड करिए, अटैच करिए। देन ये होता है आपका रैचेट स्पैनर। आप चाहो तो ये रैचेट स्पैनर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास ये वाला नहीं है तो फिर आप एडजस्टेबल स्पैनर का भी आप यूज कर सकते हो, ठीक, इन ऑर्डर टू ओपन दिस वाल्व। हमारे पास ऑलरेडी रैचेट स्पैनर है, तो फिर बस हम इसका उपयोग करके अब ये वाल्व को ओपन करने वाले हैं। लो, ठीक है। इस वाल्व को ओपन करने के लिए मैं सामने से देखूंगा। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन करता हूं तो फिर आपका ये आ गया वाल्व क्लोज वाला ऑपरेशन। अगेन अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज वाला ऑपरेशन अगर करता हूं तो ये आपका आ गया ओपन, वाल्व ओपन। सो प्लीज आप इसको थोड़ा खोल दीजिए। बस एक ही राउंड हमें खोलना होता है। एक राउंड मतलब यहाँ पे जब मैंने रोटेट किया कुछ 40 डिग्री तक आ रहा है, तो फिर आप कुछ 7-8 बार ओपन करने से एक राउंड हो जाए। देन देखिए ये जो येलो पाइप होता है, ये पहले मैं वैक्यूम पंप के साथ अटैचमेंट किया था। जब वहां से निकाल के यहाँ पर लाके अटैच किए तो फिर कुछ एयर पार्टिकल और कुछ मॉइस्चर इसके अंदर चला गया और यहाँ तक वो मॉइस्चर आ गया। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि मैं ये वाला नॉब को मैंने क्लोज किया हूं, तो फिर ये जो होता है जो आपका मॉइस्चर इसी रास्ते आके यहां तक ऑलरेडी मॉइस्चर रह चुका है इसके अंदर। तो फिर हम अभी क्या करेंगे ना, यहाँ पे पॉर्सिंग प्रोसेस हमें करना होगा, जिससे वो जो भी मॉइस्चर होगा वो आपका एटमोस्फेयर को रिमूव हो जाता है। देखिए पॉर्सिंग के लिए मैं या तो ये रेड साइड से रिमूव कर सकता हूँ, नहीं तो इसी को मैं अगर ओपन करूं तो यहां से भी कुछ मॉइस्चर चला जाता है। देखिए रहने दो, मैं रेड साइड में कुछ ओपन कर दिया। अगर आपके पास ऐसा गॉड मैनिफोल्ड नहीं है तो फिर आप ये येलो पाइप से भी खोल सकते हैं। खोलो, थोड़ा सा खोलिए, टाइट है। इसी तरह आपका पॉर्सिंग किया जाता है। डन। नाउ आई विल शो यू हाउ टू चार्ज द सिस्टम। इस तरफ आइए आप। यहाँ पे देखिए स्टिल कुछ -29 के आसपास मेरा प्रेशर है, ठीक। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ चार्जिंग करते वक्त। आप ये नॉब को थोड़ा एनालाइज करिए। पहले मैं 4-5 सेकेंड ओपन करूंगा, फिर मैं बंद कर दूंगा। और जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी एक मतलब वेइंग स्केल है, आप यहाँ पे थोड़ा दिखाइए। जीरो थोड़ा आप देखिए। अच्छा, यहाँ पे जो पाइप यहाँ पे अटैच हुआ है, इसके मूवमेंट के हिसाब से वो जो होता है ना आपका वेट, वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, लेकिन उतना ज्यादा भी वो डिफर नहीं करता है। तो फिर आप देखिए, मैं पहले थोड़ा थोड़ा करके बस मैं रेफ्रिजरेंट दे रहा हूँ। पहले 4-5 सेकेंड रेफ्रिजरेंट देने वाला हूँ, फिर 10 सेकेंड के लिए मैं स्टेबल रखने देता हूँ। देखिए आप, ये प्रेशर को भी आप एक ही बार में दिखाइए। देखिए प्रेशर अभी आ गया कुछ 30 psi के आसपास। देन स्टेबल के लिए मैं थोड़ी देर इसको रहने देता हूं ऐसे। देन अगेन आपका 5-6 सेकेंड बाद मैं इसको दोबारा ऐसे ओपन करता हूं। देखिए प्रेशर अभी कुछ 120 तक आ गया, ठीक। हम जैसे अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि स्टैंडिंग प्रेशर के बारे में। स्टैंडिंग प्रेशर क्या होता है ना, जब आपका स्विच ऑफ कंडीशन में होता है, जब बंद कंडीशन में होता है, देन व्हाटएवर द प्रेशर डेवलप्ड ओवर हियर, दैट इज योर स्टैंडिंग प्रेशर। और स्टैंडिंग प्रेशर R32 के लिए कितना होता है ना, कुछ 245 से 250 के बीच आता है। और यहाँ पर अभी 120-30 के आसपास है अभी प्रेशर, मतलब और भी रेफ्रिजरेंट इसके अंदर जाएगा। देखिएगा कुछ देर बाद
और ये जो एसी है आपका रेफ्रिजरेंट खींचना बंद कर देता है, ठीक है ना। देन हम इसको फोर्सफुली इसके अंदर डालना होता है। देखिए अभी यह जा नहीं रहा है रेफ्रिजरेंट, ठीक है ना। यहाँ पे प्रेशर कुछ लगभग 200 के आसपास हो गया और फिर उसके अंदर नहीं जा रहा है। मैं अभी इसको बंद कर रहा हूं। अभी क्या कर रहा हूं ना, मैं अभी मशीन को ऑन करूंगा। ऑन करने के बाद आप देखिए कि 3 मिनट बाद आपका कंप्रेसर चालू होगा। देन कंप्रेसर जब चालू हो जाएगा तब देखिएगा कि ये जो स्टैंडिंग प्रेशर आपका रनिंग प्रेशर में बदल जाएगा और ये प्रेशर आपका घटने लगेगा, ठीक। देन मशीन को ऑन किया जाए। यहाँ पे रिमोट है, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपका इंडोर अभी ऑन हो चुका है और इसके अंदर जो आपका जो ब्लोअर था वो भी अभी ऑन हो चुका है, लेकिन आपका आउटडोर अभी ऑन नहीं हुआ है क्योंकि इसके पीसीबी के अंदर एक टीडीआर लगा रहता है, दैट जो टाइम डिले रिले। उसका क्या काम होता है ना, इंडोर ऑन होने के 3 मिनट बाद वो आपका आउटडोर को करंट भेजता है, सप्लाई भेजता है, ठीक। देखिएगा यहाँ पर जो फैन है, जो कंडेंसिंग फैन होता है वो अभी रनिंग नहीं हुआ है, तो फिर इसके लिए हमें 3 मिनट इंतजार करना होगा। नहीं तो आप बस इसको फोर्सफुली आप ऑन कर दीजिए। इसको खोलिए थोड़ा, इसको ऑन कर दीजिए। हाँ, ये ऑन हो जाएगा थोड़ी देर में। जिससे आप देख सकते हो कि ऑलरेडी ये आउटडोर यूनिट ऑन हो चुका है और यहाँ पे प्रेशर देखिए, प्रेशर आपका धीरे धीरे घटता जा रहा है, ठीक है ना। मतलब आपका रनिंग प्रेशर अभी घटता जा रहा है और ये रनिंग प्रेशर हमें कितना चाहिए ना, कुछ 110 120 तक चाहिए। और यहाँ पे देखिए 50 में ये रुक गया। मैं अभी फिर से थोड़ा सा ऊपर आ जाइए, मैं भी और कुछ रेफ्रिजरेंट उसके अंदर दे रहा हूं। आप ये प्रेशर को सिर्फ देखिए थोड़ा सा। इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज अभी मैं ओपन कर रहा हूं, रोटेट कर रहा हूं। थोड़ा थोड़ा करके हमें रेफ्रिजरेंट देना होता है। ऐसे ऐसे करके आपको 110 या फिर 120 तक आपको मेंटेन करना होगा रेफ्रिजरेंट का प्रेशर। ये बहुत बार एकदम फ्लक्चुएट होगा। ये प्रोसेस करने के लिए सिर्फ ये चार्जिंग के लिए आपको कुछ लगभग 40 मिनट तक आपको टाइम स्पेयर करना होगा। मैं सिर्फ बस प्रोसीजर बता रहा हूं आपको। तो फिर देखिए लगभग 90 to 100 आपका प्रेशर अभी मेंटेन हो गया है आपके सिस्टम में, ठीक है ना। और हम ये स्टडी पर्पस के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो फिर हम अभी पूरा 110 या 120 वाला प्रेशर नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर आप घर में जाके खुद गैस चार्जिंग कर रहे हैं तो फिर आपको 120 तक आपको यहाँ पर मेंटेन करना होगा। समझ गए आप। अभी देखिए वहां पर कंप्रेसर चल रहा है। Then whichever pressure is maintained over here, this is your running pressure at suction end. समझ रहे हैं आप। Then आप ये थोड़ा सा देखिए, ये यहाँ पर आपका कुछ 200 ग्राम तक अभी रेफ्रिजरेंट अंदर गया है और भी 100-150 ग्राम अंदर जाएगा रेफ्रिजरेंट। सो ऑलरेडी आपका चार्जिंग हो चुका है, ठीक। सो नेक्स्ट आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि हाँ, यहाँ से एकदम ठंडी हवा आ रही है और यहाँ पे प्रेशर भी कुछ लगभग 100 psi है, ठीक।
मैं अभी आपको देन आवर नेक्स्ट प्रोसीजर इज पॉम डाउन। मैं आपको पॉम डाउन दिखा रहा हूँ, वीडियो फिर बहुत लंबा चला जाएगा। पॉम डाउन कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, एंटायर कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी और एक वीडियो में डाला था, आप चाहो तो उसका भी ले सकते हो आपका एडवांटेज। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ कि पॉम डाउन कैसे किया जाता है। थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। लिसन, ऑलरेडी आपका क्या बोलूं, चार्जिंग खत्म हो चुका है। आप इसको क्लोज कर दीजिए, सिलेंडर को आप रिमूव कर दीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रोसीजर पे चलते हैं। क्लॉकवाइज रोटेशन में अभी कर रहा हूं। क्लॉकवाइज मींस दैट इज योर वाल्व क्लोज। देन देखिए, ये बंद होने के बाद फिर से यहां भी कुछ रेफ्रिजरेंट होगा, उसको आप लॉस होने मत देना। देखिए यहाँ पे सिर्फ ओपन करने से थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज होगा। हाँ, अभी रेफ्रिजरेंट थोड़ा सा तो लॉसेस होगा। अभी ये सिलेंडर का काम अभी खत्म हुआ। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि पॉम डाउन कैसे किया जाता है। मैं जब पॉम डाउन करूंगा तो आप उस भाल पे दिखाई गया, और ये जो कंपाउंड वॉल्स पे भी थोड़ा सा कैमरा रखिएगा। देखिए पॉम डाउन कैसे किया जाएगा ना, ये तो होते हैं आपका, ये होता है आपका सक्शन भाल्व, ये होता है आपका लिक्विड लाइन। सो पहले हमें लिक्विड लाइन को हमें क्लोज करना होता है, समझ रहे आप? क्लोज मतलब ये होता है आपका आलेन की को इसके अंदर डाल के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें ऐसे रोटेट करना होगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे क्लॉकवाइज जब ये टाइट हो गया, फिर ये प्रेशर एकदम कम होता जा रहा है। और ये पॉम डाउन के लिए आपको कुछ 40 सेकंड 50 सेकंड तक आपका टाइम भी लग सकता है। फिर देखिए ये 0 तक आ गया, और भी नेगेटिव भी ये जा सकता है, लेकिन जब 0 तक आ गया मतलब आपका पॉम डाउन खत्म हो गया। देन ये भाल्व को आप दिखाइए। देन मैं सक्शन भाल्व को मैं अभी क्लोज करने वाला हूं। दिखाइए, ये गॉस मैनिफोल्ड से मुझे पता चल रहा है कि आपका प्रेशर ऑलरेडी 0 से भी घट चुका है और आपका पॉम डाउन हो चुका है। मतलब अगर आप यहाँ पे अगर हाथ दिखाएंगे तो मतलब ठंडी हवा नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं आप? देन मुझे अभी दोबारा पॉम डाउन से कैसे रेफ्रिजरेटर फ्लो करना होगा ये सिस्टम के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ। आइए अगेन, आप इसी के अंदर भी, इसके ऊपर भी बस कैमरा रखिए और ये भाल के ऊपर भी थोड़ा रखिए। सबसे पहले आपको ये सक्शन वाला भाल्व मुझे आधा खोलना है, मतलब इसको हमें मिड सीट करना है। खोलना है मतलब एंटी क्लॉकवाइज मैनर में हमें रोटेट करना होगा। देखिए लगभग आधा खोल चुका है। देन अभी भी देखिए प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। देन हम अभी लिक्विड लाइन को अभी ओपन कर रहे हैं। अभी देखिए प्रेशर अभी आपका इंक्रीज होने लगा। और ये भाल्व को भी थोड़ा दिखाइए आप। मैं इसको पूरा खोल देता हूं। खोलने के बाद आप देखिए दोबारा फिर से ये आइस होने लगा है। ये सब आपका आइस होने लगा है। लेकिन अगर आपका सक्शन साइड भी अगर आइस होने लगेगा तो फिर आप समझ जाइएगा कि इसके अंदर अभी ज्यादा रेफ्रिजरेंट हो चुका है, हमें थोड़ा सा बाहर निकाल लेना चाहिए। देखिए अभी ये लिक्विड लाइन पूरा खुल जाने के बाद सक्शन लाइन को भी आपको पूरा खोल देना है। हो गया प्रेशर अभी वही 100 के आसपास दोबारा फिर से मेंटेन हो गया। देन अब हम कंप्लीट प्रोसीजर सीख गए कि आपका लीक टेस्टिंग कैसे किया जाता है। देन आपका इवैक्यूएशन, चार्जिंग, पॉम डाउन, ये सारे के सारे प्रोसीजर कैसे किया जाता है, पूरा चीज हम आपको दिखाए। अगर आपको कुछ अगर डाउट्स होता है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। देन आपको भी सब कुछ समझ में शायद आ गया होगा। सो फिर भी अगर
हम अपना कंटेंट कैसे ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, अगर आप कुछ सजेशन देना चाहें तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो दिस इज बी मोर कुमार साइनिंग ऑफ। जय हिंद।